नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले ही ईडी अपने काम पर लग चुकी है। कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि चुनाव से पहले कई बड़े बड़े नेताओं और 2 मुख्यमंत्रियों को ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है। पहले है अरविंद केजरीवाल, जिन पर आशंका जताई जा रही है उनकी गिरफ्तारी की। तो दूसरे है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और जिनको 6 बार समन देने के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और एक और शख्स है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। इसके साथ ही जिस तरह की रणनीति बीजेपी के द्वारा बनाई जा रही है लगातार, उस पर भी हम बात करेंगे। और क्या लोकसभा चुनाव से पहले इन सभी को जेल भेजने की तैयारी है? साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के नेता भाजपा के इन हथकंडों से कैसे बच पाएंगे? और क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोई कमाल दिखा पाएगी? और क्या बिहार में जिस तरह की राजनीति इन दिनों हो रही है, जिस तरह की चर्चाएं, जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अभय दुबे सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। सर, एक तरफ कहा जा रहा है कि एक अकेला सब पर भारी, और दूसरी तरफ सभी विपक्षी सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि मोदी जी ही सब कुछ है, और फिर विपक्षी नेताओं पर इस तरह की ईडी की रेड की जाती है कि सभी को जेल भेजने की तैयारी कर ली जाती है, जो कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता है। क्या कहेंगे सर, आखिर ये क्या कुछ कहलाता है? अभी भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसमें जो हो रहा है उसके ऊपर आपकी निगाह जरूर पड़ी होगी। बांग्लादेश की स्थिति यह है कि वहां पर शेख हसीना की पार्टी ने विपक्ष के जितने भी बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं, हजारों हजारों को जेल में ठूस दिया है। जी। और वहां पर जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में विपक्ष तो भाग ही नहीं ले रहा है। विपक्ष तो मतदान के खिलाफ अभियान चला रहा है, और सब जगह या तो शेख हसीना की पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं या उनके छुपे हुए समर्थक खड़े हुए हैं दूसरी पार्टियों के नाम से। तो पूरी तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त लोकतंत्र का एक प्रहसन, यानी लोकतंत्र की एक नौटंकी चल रही है, जिसका लोकतंत्र की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत की परिस्थिति बांग्लादेश जैसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की परिस्थिति बांग्लादेश जैसी है, लेकिन एक दूसरे तरीकों से दरअसल जो सत्तारूढ़ दल है भारत का, उसकी छिपी हुई अंदरूनी इच्छा ऐसी ही है कि विपक्ष रहित भारत हो जाए, और एक ऐसा चुनाव हो जिसके अंदर विपक्ष चुनाव लड़ने के योग्य न रहे, और अगर चुनाव लड़े भी तो वो जेलों से चुनाव लड़े उनके नेता। बिल्कुल यही पूरी योजना है। जाहिर है भारत के अंदर बांग्लादेश की तरह से वो आचरण नहीं कर सकते। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और भारत बहुत पुराना और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी यूं ही नहीं कहते, क्योंकि अगर ऐसा कोई नेता करेगा, ऐसा बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी कर रही है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर जनता विद्रोह भी कर सकती है। इसलिए बहुत ही चालाकी पूर्वक सीबीआई, इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय की मदद से तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने की एक लंबी पेशबंदी चल रही है। ये पिछले 2 साल से ही प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूं कि मोदी जी ने ये रणनीति, भाजपा के रणनीतिकारों ने करीब 1.5-2 साल पहले ये रणनीति बनाई थी कि सारे विपक्षी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ठोक देने हैं। और जो पीएमएलए है, वो एक ऐसा कानून है जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस में इस तरह के परिवर्तन किए हैं इस सरकार ने, जिसके ऊपर पीएमएलए एक बार लगा दीजिए तो उसको फिर जमानत नहीं मिलती है। एक बार आप पीएमएलए में जेल में डाल देंगे, क्योंकि ईडी जो सम्मन भेजती है वो पीएमएलए की एक दफा में ही भेजती है। पीएमएलए का एक प्रावधान जो है उसी के तहत सम्मन भेजा जाता है। उसके बाद अगर आप एक बार जेल में आपने डाल दिया, तो उसके बाद उन्हें साल भर 1.5 साल जमानत नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के पीछे मकसद ये है कि ना तो वो लोकसभा चुनाव में भागीदारी कर पाए व्यक्तिगत रूप से, और अगले उसके तुरंत बाद ही, थोड़े दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी का नेतृत्व न कर पाए। तो ये पूरी डिजाइन है। यहाँ तक कि अगर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करते हैं तो उसके पीछे भी उनकी यही डिजाइन होगी, और अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करते हैं तो उसके पीछे भी उनकी यही डिजाइन है। अब देखिए, मेरा मानना है कि भारत में राजनीति अलग तरीके से चलती है। अगर आप नेताओं को जेल में डाल दें तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि उनकी पार्टियों का भट्टा बैठ जाएगा, जैसा कि नरेंद्र मोदी को उम्मीद है। ध्यान कीजिए, लालू यादव चारा घोटाले में जेल में थे, लेकिन जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो राष्ट्रीय जनता दल एक नौसिखिए नेता, तेजस्वी यादव उन दोनों नौसिखिए नेता थे, पहली बार किसी चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने तकरीबन भाजपा को और नीतीश कुमार के गठबंधन को चुनाव में पराजय की कगार तक ढकेल दिया था, और उनकी पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल बन के उभरी थी। सत्ता से वो एक कदम ही दूर रह गए थे
इसलिए नेता को अगर आप जेल भेजते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो उसकी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव में हार जाएगी। मुझे तो लगता है कि जिन जिन नेताओं को ये पार्टी जेल भेजेगी उनकी पार्टियां काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। जी बिल्कुल सर, जनता के मन में यही सवाल था कि क्या जब जिनके ऊपर पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हुई है, सबसे बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, अगर उन्हीं को जेल में डाल दिया जाएगा तो आखिरकार उनकी पार्टी किस तरह से कमाल दिखा पाएगी और क्या कुछ करेगी, ये सवाल सभी के जहन में था। और अब सर सवाल करेंगे राहुल गांधी को लेकर कि आखिर क्या लगता है आपको कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कमाल दिखा पाएगी, खासतौर पर यूपी में, क्योंकि यहाँ पर 66 दिन की न्याय यात्रा है और सर्वाधिक जो है यूपी से ही गुजरेगी और 11 दिन वो यूपी में रहेंगे। तो क्या लगता है सर कि यूपी में कुछ कमाल दिखा पाएंगे? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा नंबर 1 थी वो तो कांग्रेस की अपनी यात्रा थी और कांग्रेस उसको कहती भी थी कि हमारा सांगठनिक कार्यक्रम है, अगर कोई दूसरा इसमें भाग लेना चाहता है तो वो भाग ले, और लोग बहुत से विपक्ष के नेता उससे जुड़े भी थे। लेकिन कुल मिलाकर वो कांग्रेस का सांगठनिक कार्यक्रम था। लेकिन ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये नंबर 2 की यात्रा जो है, मुझे नहीं लगता कि व्यवहारिक रूप से ये कांग्रेस संगठन की यात्रा है। औपचारिक रूप से अभी भी कांग्रेस संगठन की यात्रा है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से ये इंडिया गठबंधन की यात्रा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास सांगठनिक आधार बहुत मजबूत नहीं है, उनके पास ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है। अगर तो कांग्रेस सांगठनिक रूप से उत्तर प्रदेश में कमजोर है और पिछले कुछ सालों में जो उसे अपना आधार बढ़ाना चाहिए था वो आधार नहीं बढ़ा पाई। लेकिन उसके पास एक पारंपरिक किस्म का वोट बैंक है कांग्रेस के पास। और राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इतना समय लगाएंगे तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो न केवल कांग्रेस की मदद करेंगे बल्कि जितने भी गैर भाजपा दल हैं जो कि इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं उनकी चुनावी संभावनाओं को भी वो बेहतर करेंगे। जी। ये असंभव है कि राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में यात्रा का लाभ समाजवादी पार्टी को ना हो, और अगर बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ती है तो बहुजन समाज पार्टी को ना हो। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब वो निकलेंगे तो जयंत चौधरी का जो राष्ट्रीय लोकदल है उसको भी उसका फायदा होगा। कुल मिलाकर ये एक भाजपा विरोधी रोड शो है, दुनिया का सबसे बड़ा रोड शो है जो कि हर जगह चुनावी तैयारियों को भी बल प्रदान करेगा, साथ में जनता का लोकप्रिय तरीके से ध्यान भी अपनी ओर खींचेगा। जी सर, बात यूपी की हो रही है तो फिर मायावती को कैसे छोड़ सकते हैं सर? क्या लगता है मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम करेंगी या फिर इंडिया गठबंधन में जाएंगी? देखिए, मैंने 4 PM के मंच पे पहले भी कहा है, अगर मायावती ने अकेले चुनाव लड़ना तय किया इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होगी जी। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी राजनीति के अंत की शुरुआत होगी। सी वोटर का जो ताजा सर्वे है उसमें आप देख लीजिए, मायावती को अकेले चुनाव लड़ने की सूरत में 5% वोट की भविष्यवाणी की गई है। आसमानी 1-2% और मिल जाएंगे। जो पार्टी अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त कर चुकी है, जिसके किसी जमाने में 20 के आसपास सांसद हुआ करते थे उत्तर प्रदेश से, वो अगर लोकसभा चुनाव में 5 या 7% वोट ही प्राप्त करती है, इसका सीधा मतलब है कि उसका अपना जनाधार कहीं और वोट करेगा। कहाँ वोट करेगा? समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, कांग्रेस को वोट करेगा, किसको वोट करेगा? या आरएलडी को, वो राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेगा, किसको? वो उसका जनाधार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। इसका सीधा मतलब है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने में मदद करेंगी और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का स्वतंत्र रूप से जो एक शक्तिशाली और प्रभावी अस्तित्व है वो संकट में पड़ जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी की जो नियामक हैं, मैं समझता हूं कि जो दलित ब्यूरोक्रेसी है वो एक नए नेतृत्व की खोज शुरू कर देगी। जी सर, अब बात करें कांग्रेस की तो वो भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल ही शीर्ष नेताओं की बैठक भी हुई है और कहा जा रहा है कि बैठक में 255 लोकसभा सीटों पर विशेष और गहन फोकस करने को कहा गया है। साथ ही चुनाव जो उम्मीदवार हैं उनको भी जल्द ही अंतिम रूप देने की बात कही गई है। इसके साथ ही महीने के आखिर तक इंडिया के साथ सीट शेयरिंग पर भी व्यापक समझौते की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाए, ऐसी बात कही जा रही है। तो क्या लगता है सर कि इस महीने के अंत तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो सकेगा? मैं तो महीने के अंत तक नहीं, मैं मानता हूं कि 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में जहां कहीं गठजोड़ होना है वो हो जाएगा, और जहां कहीं गठजोड़ नहीं हो पा रहा है वहां हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि रणनीति के तहत गठजोड़ नहीं हो रहा है या वास्तव में इन लोगों में झगड़ा है।
कांग्रेस ने इस बार जो नीति तय की है मोटे तौर पे वो ये है कि वो पिछले चुनाव में वो 400 से ज्यादा सीटों पे लड़ी थी। नतीजे जो हुए थे हमें पता है, बहुत कांग्रेस 50 से कुछ 50 के थोड़े ऊपर ही सीटें उसने जीती थी, 50+ सीटें जीती थी कांग्रेस ने। इस बार कांग्रेस ने कहा है, तैयारी की है कि वो 255 सीटों पर ही फोकस करेगी। इसका सीधा मतलब है, उसके जो गठजोड़ पार्टनर्स हैं उनको संदेश जाता है कि कांग्रेस उनके लिए काफी जगह छोड़ने के लिए तैयार है। जी। एक बार जब ये संदेश सब पार्टनर के पास चला गया है तो ये पहला कदम है जो बताता है कि बड़ी तेजी के साथ में इंडिया गठबंधन के पार्टनरों के बीच में एक सीटों का तालमेल होने वाला है। कांग्रेस साथ में ये भी कहा है कि वो बिना देर किए उस तालमेल की बातचीत भी शुरू करने वाली है। जी। अब देखिए, इसी संकेत प्राप्त करते हुए बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के साथ में गठजोड़ में है और तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार के बीच में एक बैठक हुई है कल। उस बैठक में यह तय हुआ है कि 16 सीटें तो आरजेडी लड़ेगा और 16 सीटें जेडीयू लड़ेगा और कांग्रेस के लिए उन्होंने 8 सीटें छोड़ी हैं। तो अब इसमें थोड़ा बहुत अंतर, अब ये तो दो लोगों ने मिलकर तय किया है, अब कांग्रेस से भी उनकी बात होगी तो थोड़े बहुत लेन देन के बाद में इसमें फैसला हो जाएगा। लेकिन पैटर्न आप देख सकती हैं लगातार कि पैटर्न किस तरीके का बन रहा है। तो मुझे तो पूरी आशा है कि इंडिया गठबंधन बहुत तेजी के साथ में राष्ट्रव्यापी सीटों के तालमेल की तरफ बढ़ रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। न 2014 में कोई विपक्षी एकता उन्हें चुनौती दे पा रही थी, न ही 2019 में किसी विपक्षी एकता ने उन्हें चुनौती दी थी। इस बार पहली बार नरेंद्र मोदी को विपक्षी एकता की कसौटी पर अपने आप को खरा उतारना होगा। विपक्षी एकता का मुकाबला करके वो चुनाव जीतेंगे अगर जीतते हैं। जी, अभी आपने सर बिहार की बात की, तो बिहार को लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी और कयासबाजियां चल रही हैं कि क्या बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इस तरह की लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं और तो क्या बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए इस तरह की चक्रव्यूह की रचना की जा रही है? देखिए, बिहार के अंदर मैं शुरू से कह रहा हूं और मेरे ख्याल से आप भी इस बात की तस्दीक करेंगी, बिहार के अंदर जो गैर भाजपा गठजोड़ है वो अपने देश में सबसे ज्यादा आदर्श रूप में है। जब गठजोड़ ये बना है, नीतीश कुमार ने जब एनडीए छोड़ा था और तेजस्वी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था, उस वक्त ये गठजोड़ ज्यादा बड़ा था। उसमें जीतन राम मांझी भी थे, उसके अंदर उपेंद्र कुशवाहा भी थे, उसके अंदर मदन सहनी भी थे। तो आप ये लोग इधर चले आए हैं, एनडीए में चले आए हैं, एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में सामाजिक स्तर पे अगर आप देखें तो भाजपा के पास जो सामुदायिक आधार है भाजपा के गठजोड़ का वो छोटा है और महागठबंधन का सामुदायिक आधार बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली है। तो वहां पहले से ही बहुत ताकतवर है और विधानसभा चुनाव में तो वो लोग बहुत आसानी के साथ भाजपा को हरा देंगे। लोकसभा चुनाव में उन्हें उतनी आसानी नहीं होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की शख्सियत है, फिर लोकसभा में वोटर अलग तरीके से दिल्ली की सरकार चुनता है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव में तो मैं समझता हूं कि उसकी जीत अभी से हम लोग घोषित कर सकते हैं कि पक्की है। 2015 जैसी स्थिति बन जाएगी तकरीबन। लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा से उनकी करारी टक्कर होगी, लेकिन महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी से 2019 के मुकाबले काफी आगे रहेगा और भाजपा को उसमें कई सीटें अपनी खोनी पड़ेंगी। जी, सर यूपी में आजकल जो बड़े बड़े नेता हैं वो जाकर दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि क्या यूपी में भी कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां तक मेरी खबर है, उत्तर प्रदेश में दारा सिंह चौहान ने और ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की है और बहुत दिनों से कोशिश चल रही है कि इन दोनों को किसी तरीके से आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में जगह दिलाई जाए, लेकिन आदित्यनाथ जी इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। तो एक भीतर खाना, एक खास तरह की राजनीति चल रही है, एक दूसरे को खींचतान भाजपा के अंदर जारी है। अब जो घोसी चुनाव हुआ था वो दारा सिंह चौहान को उसमें खड़ा किया गया था और काफी जमकर राजभर ने उस पर प्रचार वगैरह भी किया, लेकिन वो नाकाम रहे और बुरी तरीके से वो लोग हार गए। तो आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के दिमाग में लोगों की जो चुनावी हैसियत है वो घट गई है, वो इन लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे राजभर ने
जो राजभर के मुख्तार अंसारी वाला कनेक्शन है वो भी है, जो कि दिक्कत पहुंचाता है आदित्यनाथ जी को उन्हें मंत्रिमंडल में लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन दोनों ने उनसे कहा होगा, अमित शाह से, कि भाई अगर हमें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी तो फिर लोकसभा के चुनाव में हमारा आपका जो रक्त जब्त होने वाला था, हमारे आपको समझौता होने वाला था, वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो अब मेरे ख्याल से उन्होंने आखिरी दबाव डाला है भाजपा के ऊपर कि उन्हें जल्दी जल्दी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, वरना जो एनडीए में जो उनकी उपस्थिति है वो सांसद में पड़ जाएगी। जी सर, जिस तरह से तमाम नेताओं पर, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव पास आते आते तो इन नोटिस की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन पार्टियों के नेताओं को सड़क पर आकर संघर्ष करना चाहिए, इनके कार्यकर्ताओं को या फिर इनके पार्टी के जो भी नेता हैं? क्योंकि हमने देखा है कि किसान हो या पहलवान हो या ट्रक ड्राइवर हो, वो सड़क पर आए और सरकार बैकफुट पर आ गई। तो अगर क्या ये भी अगर बड़ा आंदोलन खड़ा करे तो क्या सरकार को कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, सरकार आंदोलन से दबती है, इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। पहलवानों का उदाहरण मौजूद है, ट्रक ड्राइवरों का उदाहरण मौजूद है, किसानों का उदाहरण मौजूद है, और भी कई उदाहरण ऐसे हैं। अब लेकिन दिक्कत एक थोड़ी सी ये हो गई है व्यवहारिक कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे है। ये भी हो सकता है कि सरकार लोकसभा चुनावों को 1 महीना आगे बढ़ा दे, प्रीपोन कर दे लोकसभा चुनाव, यानी मार्च में घोषित करने की बजाय फरवरी में ही उसको घोषित कर दिया जाए लोकसभा चुनाव। पिछली बार आपको याद होगा कि 10 मार्च को लोकसभा चुनाव घोषित हो गए थे 5 साल पहले जी। लेकिन अगर मान लीजिए फरवरी में चुनाव घोषित हो जाते हैं तो विपक्ष के पास और भी कम समय रह जाएगा चुनाव की तैयारियां करने का। तो अभी ये आंदोलन करने का समय है नहीं, क्योंकि आंदोलन करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तब वो आंदोलन परवान चढ़ता है, तब फिर उसका एक माहौल बनता है, तब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता है। तो अभी तो जो ये आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन बहुत पहले करना चाहिए था। वो कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन अभी फिलहाल तो स्थिति यह है कि इन लोगों को अपने चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और कर रहे हैं, और साथ में सीटों का तालमेल को अंतिम रूप देना चाहिए, क्योंकि बिना सीटों के तालमेल को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा तो टिकट नहीं टाइम पे बट पाएंगे, ठीक से टिकट नहीं बट पाएंगे। तो वो सब बहुत ये जरूरी, बहुत नाजुक किस्म का समय है ये। जी। और क्या सर आपको लगता है कि बीजेपी जो दांव खेल रही है वो उल्टा उसी पर भारी पड़ सकता है? क्योंकि पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, उन जिनके ऊपर पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हुई है, अगर उन्हीं नेताओं को ईडी का सामान भेजकर उनको टारगेट किया जाए, और ये टारगेट तब ज्यादा हो रहे हो जब इंडिया गठबंधन बना लिया गया हो और चुनाव प्रचार अब शुरू होने वाले हैं, तब नोटिस की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या आपको लगता है कि नेताओं को जनता की सिंपैथी भी मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को भी समझ में आ गया कि किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, चुनाव से ठीक पहले जितनी तथाकथित कानूनी कार्रवाइयां होती हैं, जितना भ्रष्टाचार के तथाकथित मामलों का भंडाफोड़ किया जाता है, सत्तारूढ़ दल जब सब प्रायोजित तरीके से करता है तो उनका प्रभाव उतना ही कम पड़ता है। अगर चुनाव से काफी पहले ये कार्रवाइयां हो तो आप कह भी सकते हैं इसके पीछे तो सीधे सीधे जनता को एक चुनावी स्वार्थ दिखता है। तो नेताओं के इर्द गिर्द जो उनका एक, इसे आप कह सकते हैं कि उनका निकटस्थ समर्थक समुदाय है, मान लीजिए कोई यादव समुदाय का नेता है, कोई जाटव समुदाय का नेता, जो इस तरह से वो तो और भी ज्यादा मजबूती के साथ अपने नेता के साथ जुड़ जाता है और उसको और ज्यादा आपस में एकता करने का संदेश प्राप्त होता है कि यही समय है कि अपने नेता के पीछे मजबूती से खड़ा किया जाए। अगर ईडी ने गिरफ्तार करके नेताओं को जेल भी भेज दिया तो मुझे पक्का यकीन है कि और भी ज्यादा उत्साह के साथ चुनावी गोलबंदी होगी, मतदाताओं को बाहर निकाला जाएगा। और इस बार तो मैं फिर कह रहा हूं, ये पहली बार होगा जबकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को विपक्षी एकता का सामना करना पड़ेगा। पिछले 10 साल की ये सबसे ज्यादा नई बात है। 2024 के चुनाव में अगर कोई फर्क पड़ेगा 2019 के मुकाबले तो उसके पीछे यही तथ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी, लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी को यही लग रहा है कि सारे जो मुद्दे हैं सब किनारे हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा काम आएगा, इसीलिए इस मुद्दे को इतना ज्यादा भुनाया जा रहा है, इतना ज्यादा गरमाया जा रहा है कि राम मंदिर के बूते ही पूरा का पूरा चुनाव हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? ठीक है, उनकी कोशिश है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लाखों लाखों गांवों में वो इस मुद्दे को भजन कीर्तन और दूसरे जरियों से ले जाएंगे। उनकी कोशिश होगी कि अप्रैल तक करोड़ों लोगों को रामलला के दर्शन करा दिए जाएं। तो ये तो सारी कोशिशें वो कर ही रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि किस तरह का माहौल बने
लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता, मोदी ने किस तरह की सरकार चलाई, जनता को क्या मिला, महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति क्या है, ये छोटी मोटी स्थिति नहीं है। अभी अभी सर्वेक्षण हुआ है सी वोटर का, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि 77 से 80% लोग महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक विद्वेष, अमीर गरीब की बढ़ती हुई खाई, इन प्रश्नों को लेकर नाराज हैं और दुखी हैं। उनको लग रहा है कि इन सवालों के ऊपर सरकार ने ठीक काम नहीं किया है। और ये कोई छोटा मोटा प्रतिशत नहीं है। अगर 100 में 75 से लेकर 80% लोग कहते हैं कि देश में महंगाई बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है, बेरोजगारी के लिए तो और भी ज्यादा लोग सामने आते हैं, देश में सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ रहा है, ये भी बुरी बात है, अमीर 10% लोगों ने देश की लगभग सारी संपत्ति हड़प रखी है, इस बात से भी लोग नाराज हैं। तो ये जो बातें निकल के आ रही हैं, ये बातें बताती हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ इस तरह की भावनाएं हैं, जिन्हें अगर विपक्ष ठीक से स्पर्श दे तो वो लोग अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। तो फिर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में। चुनाव से ठीक पहले ईडी की रेड भी हो रही है, तो वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो वहीं बिहार की राजनीति में भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी राजनीतिक उथल पुथल कई सारी देखने को मिल रही है। इन्हीं तमाम चीजों पर हमने चर्चा की प्रोफेसर अभय दुबे सर के साथ। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।